नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं निपुण आलम बैन आप सभी का अन अकेडमी में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हमने जो लास्ट लेक्चर में बात की थी चुनावी राजनीति के ऊपर, और आप जान रहे हैं कि हमारे एनसीईआरटी का कोर्स चल रहा है। और एनसीईआरटी की क्लास के अंदर हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 पे चर्चा कर रहे हैं। इसमें पहला हमने चर्चा की थी कि इलेक्शन के ऊपर, चुनावी राजनीति के ऊपर। और दोस्तों, हमने लास्ट में जो बात की थी वो चर्चा हमारी यहाँ पर विराम हुई थी। और हमने इसमें बात की थी कि देखिए, जब हम बात करते हैं एक लोकतांत्रिक चुनाव की, तो मैंने उसमें बताया था आप लोगों को कि ये 5 मानक हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये एक क्या है, आपके लोकतांत्रिक चुनाव हैं, लोकतांत्रिक तरीके से आपके क्या इलेक्शन हो रहे हैं। इस बात पे दोस्तों हमने चर्चा की थी। अब इसमें आगे क्या कहा जा रहा है, इसको आगे चलते हैं बेटा। इसमें ये कहा जा रहा है अब आगे कि ये शर्तें दिखने में जितनी आसान लगती हैं, लेकिन जितने भी हम लोकतांत्रिक देश देखते हैं, जो चुनावी राजनीति की बात करते हैं, तो क्या वहां पर इन सारी शर्तों को लागू किया जाता है या इन सारी कंडीशंस को पूरा किया जाता है? आज भी ऐसे देश हैं, ये शर्त बहुत आसान और सरल लग सकती है, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहाँ चुनावों में इन शर्तों को पूरा नहीं किया जाता। इस अध्याय में अपने चुनाव पर भी हम शर्तें लागू करके जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ चुनावों को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं। यानी कि जो ये 5 कंडीशंस थी, इन 5 कंडीशंस को हम भारत में भी जो चुनाव होते हैं, उस पर भी हम लागू करके देखेंगे कि हमारे यहाँ पर जो चुनाव होता है, क्या उसको हम लोकतांत्रिक कह सकते हैं या नहीं। अब दोस्तों, आगे इसके अंदर देखिए क्या कहा जा रहा है। अब अगला जो इसमें हेडिंग है वो ये है कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज है? भाई, हम जानते हैं जब चुनाव होंगे तो चुनाव में क्या होगा, पार्टी पॉलिटिक्स होगी। और जब पार्टी पॉलिटिक्स होगी तो एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ बयाने भी देंगी, बहुत सी बातें करेंगी, सब कुछ चर्चा होंगी। तो बात करें कि जो चुनावी प्रतिद्वंदिता है, क्या ये सही है? क्या ये सही है, ये करेक्ट है? आइए इस पर हम चर्चा करते हैं इस चैप्टर में क्या कहा गया है। चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता, प्रतिद्वंदिता है। इलेक्शन का मतलब यही है भाई, जहां पर जैसे आपको 5 कंडीशंस क्या थी, कंडीशन ये क्या रही थी कि चुनाव होंगे, पार्टीज होंगी, और पार्टीज क्या करेंगी, आपस में क्या करेंगी, चुनावी प्रतियोगिता करेंगी। हर पार्टी क्या चाहेगी, हम चुनाव जीत जाएं। और चुनाव जीतने के लिए जो हरियाणा को उदाहरण दिया गया था कि वहां पर अलग अलग पार्टी ने अलग अलग वादे किए थे, तो उन वादों के आधार पर यह प्रतियोगिता कई तरह का रूप ले सकती है। सबसे स्पष्ट रूप है राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता। यानी कि जो आपकी प्रतिद्वंदिता है, प्रतियोगिता कई तरह की, लेकिन उसमें सबसे रूप क्या है, राजनीतिक पार्टियों के बीच जो कंपटीशन होता है, प्रतिद्वंदिता, वो है। निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदिता का हो जाता है। अगर प्रतिद्वंदिता नहीं है तो चुनाव बेमानी हो जाएंगे। और सही बात है, जो इलेक्शन एरिया होगा, भाई मान लीजिए कोई एक इलेक्शन एरिया है, उसमें 2-3 आपके क्या खड़े हैं, उम्मीदवार खड़े हैं, उनके अंदर प्रतिद्वंदिता होगी। और अगर भाई कंपटीशन ना हो, प्रतियोगिता ना हो, तो फिर चुनाव किस बात का, इलेक्शन किस बात का, ये बात इसके अंदर कही गई है। लेकिन क्या राजनीतिक दल का प्रतिद्वंदिता होना अच्छी चीज है? अब ये क्वेश्चन है कि क्या ये अच्छी बात है? चुनावी प्रतिद्वंद सब कुछ स्पष्ट नुकसान दिखते हैं, चुनावी प्रतिद्वंद कुछ स्पष्ट नुकसान दिखते हैं। इसमें हर बस्ती, हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि पार्टी पॉलिटिक्स के फैलने की शिकायत कर रहे हैं। विभिन्न दल के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। पार्टी और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे बनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने का यह दबाव सही किस्म की दीर्घकालीन राजनीति को पनपने नहीं देता है। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते। उन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल सही बात है कि देखिए, जब क्या होता है, हम घर परिवार में सुनते हैं पार्टी पॉलिटिक्स हो रही है, पार्टी पॉलिटिक्स हो रही है। जैसे हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग बयान देती है, अलग अलग बातों को रखते हैं, कई बार भ्रम भी बनाए जाते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतनी सीटें आ गई तो ये बदल जाएगा, वो बदल जाएगा, सही चीजें होती हैं। अब जब इस तरह की चीजें होती हैं, तो जब उसमें भी क्या होता है कि इतने ज्यादा कई बार आरोप प्रत्यारोप हो जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ इस प्रकार के आरोप लगते हैं कि उन आरोपों को लेकर जो एक शरीफ व्यक्ति होगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, वो थोड़ा सा घबराने लग जाता है। और उस घबराने से क्या होता है, वो पॉलिटिक्स को मान लेता है कि पॉलिटिक्स गंदी चीज है। और वो पॉलिटिक्स में आने में क्या कतराने लगता है कि भाई ऐसा ना हो पॉलिटिक्स में आऊं और पॉलिटिक्स में आने के बाद इस तरह के आरोप लगा दिए जाए, एलिगेशन लगा दिए जाए, जो जिनका मेरे जीवन से वो मतलब भी नहीं है। अब देखिए होता क्या है, 5 साल में चुनाव होगा, आरोप लगा दिया, आरोप लगा के जनता ने उसको मान भी लिया आरोप को, और फिर वो चुनाव हार गया मतलब।
अब 5 साल बाद दोबारा चुनाव होगा, उस स्थिति के लिए वो दोबारा तैयार होगा या नहीं होगा, ये बड़ी व्यापक मतलब बहुत बड़ी बहस हो जाती है। अब 5 साल के मतलब आपका चुनाव के बाद रिजल्ट आता रहे कि नहीं ये गलत आरोप था, सही नहीं था, अब उससे क्या मतलब है? चुनाव तो हार गए, अब चुनाव हारने के बाद आता रहे कि नहीं निर्दोष से वो थे, लेकिन चुनाव में जो सबने एनर्जी लगाई, जो पैसा लगाया, वो सब बेईमानी हो जाता है। और 5 साल के बाद स्थिति क्या बनती है, किस प्रकार की कंडीशंस बनती है, 5 साल बाद उतने फंड्स रहेंगी, नहीं रहेंगी, उतनी एनर्जी रहेगी, नहीं रहेगी व्यक्ति के पास, ये बहुत सारी बातें क्या करते हैं, मायने करती है। हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं के प्रति सचेत थे, वो जानते थे कि इस तरह की समस्याएं हमारे संविधान में भी, क्योंकि आप देखिए भाई ब्रिटिश टाइम से चुनाव होने शुरू हो गए थे। हम देखें भाई आपकी सरकार एक बनी भी फिर गिर भी गई। 1935 में व्यवस्था की गई थी कि इलेक्शंस होंगे, तो वो 37 तक सरकार चली, फिर वो गिर भी गई प्रांतीय स्तर पर हम बात करें। फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकाल रूप से ये व्यवस्था बेहतर काम करती है। यानी कि हम देखें, सब कुछ जानने के बाद भी तब भी उन्होंने कोशिश की कि नहीं यही जो प्रतियोगिता है, यही एक राजनीतिक जीवन के लिए सही है। लोग इसी से जुड़ेंगे, धीरे-धीरे जब समाज में जागरूकता आएगी, सब चीज़ें और ज़्यादा अपडेशंस होंगी, तो ये चीज़ें धीरे-धीरे दूर हो जाएँगी। एक आदर्श दुनिया में सभी राजनीतिक नेताओं को, यानी कि एक आइडियल हम दुनिया की बात करें, तो मालूम होता है कि लोगों का हित किन-किन चीज़ों में है, और सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से राजनीति में आते हैं, पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता। भई सही बात है, राजनीति है, तो कहा जाता है समाज सेवा की बातें हैं, और नेता जो हैं, भई समाज सेवा के लिए आते हैं, सोशल सर्विस के लिए आते हैं। लेकिन बात है क्या रियलिटी में वो समाज सेवा करते हैं? असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। ये बात इसके अंदर कही गई है। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशे के लोगों को समान आगे बढ़ने की, अपना करियर बनाने की चिंता होती है। वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं और बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, लेकिन सिर्फ इस भावना के भरोसे चीज़ों को छोड़ना जोखिम का काम है। या संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो, पर उन्हें ये मालूम न हो कि काम कैसे किया जा सकता है। या फिर यह भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हो, उनका लोगों की ज़रूरत और स्थानीय स्थिति में मेल ही ना खाता हो। देखिए, ठीक बात है कि पॉलिटिक्स को भी एक करियर की तरह लोग लेते हैं, और हर भई मान लो मैं टीचर हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भई टीचिंग में अच्छा ग्रोथ मेरी हो। हर व्यक्ति जिस फील्ड में है, कोई नेता है, अगर आज वो पंचायती चुनाव लड़ता है, तो कोशिश करता है फिर मैं जिला पंचायती चुनाव लड़ूँ। फिर वो कोशिश करेगा मैं एमएलए का चुनाव लड़ूँ, फिर मैं एमपी का चुनाव लड़ूँ। कोई एमपी बनता है तो सीधा उसकी कोशिश होती है मैं मिनिस्टर बनूँ। मिनिस्टर है तो वो कोशिश करता है मैं प्रधानमंत्री बनूँ, यही राज्य स्तर पर। तो करियर अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है, करियर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कब होती है? दिक्कत तब होती है कि केवल वो सेवा भाव को खत्म कर दें और फ़ोकस करें केवल के अपने करियर बनाने पर। यहाँ पर समस्या उत्पन्न होती है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि कई बार ये भी है कि भई उनके अंदर सेवा करने की भावना हो, सेवा करने की इच्छा हो कि हमको सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है। लेकिन दिक्कत क्या है कि उनके मन में जो विचार हैं वो लोगों की ज़रूरत से मेल ना खाते हों, और उनको ये मालूम ही ना हो कि काम कैसे किया जाए, ये भी एक समस्या होती है। भई लोगों के लिए काम कैसे करना है? समस्या का समाधान कैसे करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करना है, इसकी जानकारी ना हो कि लोगों की समस्या। या ये भी हो सकता है कि उनको लोगों की समस्या की जानकारी ना हो, मतलब उसका राब्ता ही ना हो। जिसको हम कहते हैं भी ऊपर से एक ज़मीनी हिस्से का नेता बड़ा प्रचलित होता है। आप बहुत सारे नेताओं को देखेंगे जो ज़मीन से जुड़े हुए नेता होते हैं। वो जनता की हर बात को समझते हैं। हर बात को उनको पता है कि जनता को कैसे उनकी आवश्यकता क्या है, डिमांड्स क्या हैं, उनको कैसे आपको अपने से जोड़ना है, वो सब जानते हैं। लेकिन कई बार जब हम देखते हैं कि जो ऊपर से आए हुए नेता हैं, वो इस प्रकार के ज़मीनी हकीकत से राब्ता नहीं करते। ये समस्या देखने को मिलती है। ऐसे में इन वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं? एक तरीका तो राजनेताओं को ज्ञान और चीज़ में बदलाव और सुधार लाने का तरीका है, कि हम एक तो करें कि जो नेता हमारे हैं, उनकी नॉलेज बढ़ाई जाए, उनके कैरेक्टर को, उनके चरित्र को बदला जाए, एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा और ज़्यादा व्यावहारिक तरीका ये है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएँ जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले और ऐसा ना करने वालों को दंड मिले। एक व्यावहारिक तरीका ये है कि जो राजनेता समाज की सेवा करे, उनको कुछ पुरस्कार दिया जाए। और आप देखते भी हैं ऐसी प्रणाली है हमारे यहाँ पर। जैसे हम देखते हैं संसद के अंदर बेहतर सांसद का अवार्ड मिलता है, एक आदर्श सांसद का अवार्ड मिलता है। इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ हैं, और जो गलत करते हैं उनको दंड के प्रावधान भी हैं, पनिशमेंट भी होता है कि इसको बाहर निकाल दो। आज इसको अंदर नहीं रहना है ना? 1 दिन का इसको निष्कासन कर दिया गया, या पूरे सदन में निष्कासन कर दिया गया। अगर कोई क्राइम भी करते हैं तो सब सजा का भी प्रोविज़न्स है।
इसका सीधा सा जवाब है कि लोग करते हैं। इसका सीधा जवाब है कि लोग करते हैं। चुनावी प्रतिद्वंदिता का यही अर्थ है कि नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है। वे जानते हैं अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को नहीं उठाया, लोकप्रियता बढ़ेगी, को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। अगले चुनाव में उनकी जीत की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। अब देखिए, जब चुनावी प्रतियोगिता होती है तो चुनावी प्रतियोगिता में क्या होता है कि भाई 5 साल का किसी को कार्यकाल मिल गया। अब इनको पता है कि अगर आपको 5 साल के बाद दोबारा से जनता के बीच में जाना है तो आपको जनता के मुद्दों को लेके काम करना है। जो जनता के मुद्दे उसको लेके काम करना है। अगर आपने उन मुद्दों पे काम नहीं किया तो अगली बार वो क्या होगा, जनता बैक टू पवेलियन, जाओ भैया आपसे नहीं हो पाएगा, आपको बाहर कर देगी। होता भी है। जैसे एक उदाहरण जो स्टार्टिंग में दिखाया गया हरियाणा वाला, भाई चौधरी देवीलाल साहब आ गए, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन जब जनता से जो वादे किए थे, जो बातें उन्होंने कही थी, अच्छे से काम नहीं किया, उन्होंने फिर दूसरी पार्टी को चुन दिया। तो वो बात आपको देखने को मिलती है। तो प्रतियोगिता की जब हम बात करते हैं, प्रतिद्वंदिता की जब हम बात करते हैं, यही बात हमको देखने को मिलती है। हम्म। इस तरह कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से आगे आई है तो उसको मजबूरन जनता की सेवा करनी होगी। अगर कोई पार्टी ऐसी भी है, देखो कितना इंटरेस्टिंग बात बोली, कि अगर उसके मन में यही है कि मुझे सत्ता मिल जाए, पावर में आ जाऊं, कुर्सी मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा कि वो कुर्सी पाने वाला काम नहीं करेगा। अगर उसे दोबारा चुनाव जीतना है, और देखिए नेचुरल है, देखिए हर व्यक्ति चाहता है, कहता है कि 5 साल के लिए अब आगे अब क्या टेंशन लेनी, ऐसी बात नहीं है। आज कोई एमपी बना है तो वो चाहेगा मिनिस्टर बनूं, जो मिनिस्टर बना है वो सोचेगा मैं उससे ऊपर जाऊं। ये सभी की इच्छा होती है, और यही भावना जो है उनको काम करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। तो प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज है, प्रतियोगिता अच्छी चीज है। कुछ ना कुछ इसी ढंग से बाजार काम करता है। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे की सोचता हो, लेकिन मजबूरन मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा देना ही पड़ेगा। अगर वह ऐसा नहीं करता तो ग्राहक दूसरी दुकान को देखेगा। ठीक इसी तरह राजनीतिक मुकाबले संभव है कि कुछ भेदभाव पनपे और लोगों के आपसी मनमुटाव पैदा हो, लेकिन आखिरकार इससे राजनीतिक दल और इसके नेता लोगों की सेवा के लिए बाध्य होते हैं। बिल्कुल सही बात। देखिए, एक सिंपल बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा, एक कहावत है, मैं कई बार जब टीवी में बैठता हूँ बोल देता हूँ कि काठ की जो हांडी है ना, बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार आपने लोगों को प्रलोभन दे दिया, धोखा दे दिया, आपने झूठे सच्चे वादे करके आप चुनाव जीत गए, और फिर आप उन वादों को पूरा नहीं कर पाए, फिर क्या होगा? हमने बहुत सारे ऐसे नेता हैं, एक बार चुनाव जीत गए। आप किसी भी इंडस्ट्री में देखो, मूवीज में देखो, एक मूवी आ गई चल गई, फिर उसका मूवी नहीं चली है। ऐसे प्रोडक्ट की बात है, भाई हम किसी दुकान पे गए, उसमें बड़ा अच्छा लगाया हुआ था कि बहुत अच्छा यहाँ मिलता है सामान, ये है वो है, आप लेकर भी आ गए, और लेकर आए आपने स्टार्ट किया, आप क्या करते हैं फिर? ये तो छुई हुई जैसे चाइनीज प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे होते हैं। हम दिवाली पे लाइटिंग लेकर आते हैं, वो आए लगाए, फूक गई, जल गई, तो हम कहे भाई ये नहीं लाना, अगली बार दूसरा लाना है। तो यही बात पार्टी के संदर्भ में, यही आपका बाजार के संदर्भ में अच्छा उदाहरण है। इसमें दोस्तों कुछ कार्टून भी दिखा रखे हैं कि मेरे पास रोजगार है, योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वादा है। तो यहाँ पे जो वोटर वगैरह, मेरे पास वोटर है, उसने क्या किया, नेता को उल्टा कर दिया। चलिए, कार्टून है, कार्टून के माध्यम से कि वोटर देख रहा है, फिर प्रोमिस है कि जब चुनाव जीत गए तो नेता फिर प्रोमिस को भूल जाते हैं, वोटर वेट करता रह जाता है। चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, बात हम करें भारत की जो चुनाव प्रणाली है, वो प्रणाली कैसी है, वो सिस्टम कैसा है, आइए उसकी बात करते हैं। चुनाव लोकतांत्रिक, इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए भारत में चुनाव किस तरह से होते हैं। तो लोकसभा विधानसभा चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। 5 साल के चुने प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, और लोकसभा विधानसभा भंग हो जाते हैं, और सभी चुनाव क्षेत्र में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल के अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे आम चुनाव कहते हैं। और कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है, जिसे हम मृत्यु या इस्तीफे के स्थिति में आपका क्या उपचुनाव कहते हैं। देखिए ये क्या है, हमारे यहाँ दोस्तों, जैसे हम आम चुनाव की बात करें, कॉमन है ना, आम चुनाव की हम बात करते हैं, तो एक तो होता है आपका आम चुनाव। आम चुनाव किसे कहते हैं? जो लोकसभा के चुनाव होंगे वो आम चुनाव है, विधानसभा के जो चुनाव होंगे वो आम चुनाव है। इन दोनों को आम चुनाव कहा जाता है। कई बार ये होता है कि लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव भी साथ साथ हो जाते हैं। जैसे इस बार 2024 का जो चुनाव हुआ, तो कई राज्य के, जैसे उड़ीसा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव हाथों हाथ हुआ। यानी कि लोकसभा का भी चुनाव हुआ, साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव हुआ, ये भी आम चुनाव है। इसके अलावा एक उपचुनाव और होता है, उपचुनाव। उपचुनाव क्या होता है? जैसे आपका लोकसभा के सीटों के चुनाव हो गए, 545 सीटें थी, उनके चुनाव आपके हो गए 543 का, 2 एंग्लो इंडियन का। अब तो खैर वो पद रहे ही नहीं, दो एंग्लो इंडियन, चुनाव हो गया।
अब चुनाव होने के बाद क्या होता है, कई बार जैसे कोई लोकसभा का सांसद है, वो किसी राज्य में चला गया, जैसे आपका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वो पहले लोकसभा के सांसद थे, और उनको बाद में आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो उनके लिए क्या हो गया कि उनको वहाँ उत्तर प्रदेश की या तो विधानसभा या विधान परिषद से क्या करनी पड़ेगी, मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो उनको लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ा। फिर वहाँ पे उन्होंने चुनाव के माध्यम से वहाँ पे आपके मुख्यमंत्री पहले ही बन गए थे। हमारे यहाँ कंडीशन है कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है। विदिन 6 मंथ, उनको हाउस की सदस्यता लेनी पड़ती है। जैसे सेंटर में 2 हाउस है, लोकसभा राज्यसभा, तो किसी एक सदन की। जिस राज्य में 2 हाउस है, विधानसभा विधान परिषद, उनमें से किसी एक सदन की। अगर किसी राज्य में केवल विधानसभा, तो विधानसभा की मेंबरशिप लेनी पड़ती है, नहीं तो 6 महीने तक वो बना रह सकता है। तो यही आम चुनाव और आपका उपचुनाव, इस दोनों के बारे में बताया गया इसके अंदर। चुनाव क्षेत्र में दोस्तों देखें तो जैसे आपका हरियाणा में हमने पढ़ा 90 सीटें थी, तो 90 निर्वाचन क्षेत्र थे, और हरियाणा का हर व्यक्ति सभी 90 विधायकों के लिए वोट देता है। शायद आपको भी मालूम हो, ये बात बताई गई कि हर व्यक्ति जो है, जो हमारा जो 90 निर्वाचन क्षेत्र, जैसे कि निर्वाचन क्षेत्र है, उस निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले लोग उस व्यक्ति को क्या करते हैं, जो उम्मीदवार खड़े होंगे उनको क्या करते हैं, वोट करते हैं। इसमें ये एक उदाहरण देने का प्रयास किया गया, समझाने का प्रयास किया है कि भाई ये इस प्रकार का आपका निर्वाचन क्षेत्र, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र होता है। खास तौर से जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र हमारे यहाँ पे बनाए जाते हैं। हम विशेष क्षेत्र पर आधारित प्रतिनिधि की प्रणाली से काम करते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया जाता है, इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनाव करते हैं, जो मैंने आपको बताया। लोकसभा के लिए 545 निर्वाचन क्षेत्र में बंटवारा किया गया है। हर क्षेत्र में सांसद, संसद सदस्य कहते हैं, प्रतिनिधि जो चुन गया तो संसद सदस्य कहते हैं। और देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात, हर वोट का बराबर मूल्य है। ये बात यानी कि हमारे यहाँ क्या है, इक्वल वोट सिस्टम है, वन हेड वन वोट, वन हेड वन वोट, इस सिद्धांत पर काम होता है। ये नहीं कि कोई बोले जी मेरे पास दिमाग ज्यादा है, मैं इंटेलेक्चुअल ज्यादा हूँ तो मैं ज्यादा वोट करूंगा। कोई ये कहे कि मैं कैपिटलिस्ट हूँ, तो मैं ज्यादा पैसा टैक्स को गवर्नमेंट को देता हूँ, तो मुझे आपको चुनाव में पार्टिसिपेशन कराइए। कोई और कुछ कहे, इस तरह के दावों का इसमें कोई मायना नहीं है, कोई मायना नहीं है। वन वोट का यानी कि सबका मूल्य जो है वो बराबर है। इसलिए हमारे संविधान में व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफी हद तक एक समान हो, यानी कि जो हमारे वोटर्स हैं उनकी जो सदस्य संख्या है वो क्या है, समान मानी जाती है। लगभग लगभग हर निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर, कि मतदाता के आधार पर, ऐसा ना हो कि एक में होगी आपका 2 करोड़ लोगों का, एक में आपके रह गए 2 लाख लोग, ऐसा नहीं होता। इक्वलेंट करने का प्रयास किया जाता है, इसीलिए हम लोग परिसीमन करते हैं। आगामी चैप्टर्स में आएगा, परिसीमन आयोग जो बनता है वो इसलिए बनाया जाता है कि कई बार क्या होता है, क्षेत्र की जनसंख्या बदल जाती है कई कारणों से। जैसे मान लीजिए एक क्षेत्र ये है, दूसरा क्षेत्र ये है, यहाँ पर इंडस्ट्री लग गई, तो होगा कि यहाँ के लोग पलायन करके यहाँ पे चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहाँ की जनसंख्या बढ़ जाएगी जहाँ पे इंडस्ट्री लगी है, और जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं बढ़ी, जहाँ से इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ जनसंख्या कम हो जाएगी। अब होगा जब चुनाव होगा, तो मान लो यहाँ पे रह गए आपके 10 लाख लोग, यहाँ पे हो गए 30 लाख लोग, तो 30 लाख लोगों को क्या मिल जाएगा, फिर एक प्रतिनिधि बनना पड़ जाएगा। अब जब 30 लाख का एक प्रतिनिधि होगा, तो उसको 30 लाख लोगों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी, उधर वो 10 लाख की जिम्मेदारी संभालेगा। तो इससे होगा क्या, 30 लाख वाले के ऊपर अत्यधिक बर्डन आ जाएगा। तो ये हर परिसीमन आयोग के द्वारा क्या एडजस्ट कर लिया जाता है जनसंख्या को। ऐसे भी जब विधानसभा के हिसाब से ही बांटा जाता है, भाई विधायक के काम ज्यादा होते हैं, सांसद के काम थोड़ा कम होते हैं। आप देखेंगे भाई, अगर विधायकों की बात करें तो पूरे देश के अंदर से, अब हरियाणा की हम बात करते हैं, तो हरियाणा में 90 विधायक हैं, जबकि उनके हरियाणा के सेंटर में हम सांसदों की बात करें तो 10 है। तो ये संख्या आप इस प्रकार से देख सकते हैं। प्रत्येक निर्वाचन में, हाँ कई निर्वाचन क्षेत्र और ऐसे बेटा पंचायत और नगर पालिका चुनाव का भी यही तरीका अपनाया जाता है, वहां भी होता है। और वहां हम देखते हैं पंचायतों को वार्ड में बांटा जाता है, जिसको हम वार्डों के बेटा पार्षद बनते हैं, पार्षद, आपने सुना होगा पार्षद शब्द, वो आपके वार्डों में बनते हैं। निर्वाचन क्षेत्र को सीट भी कह देते हैं, आम बोलचाल में कहीं निर्वाचन क्षेत्र को सीट भी बोल देते हैं, किस सीट पर कौन है। हम्म। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र ये आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र होता है एससी एसटी समुदाय के लिए। अब देखिए हमारे संविधान निर्माता इस बात से भी परिचित थे कि भाई जो एससी एसटी समुदाय है वो कमजोर वर्ग है। अगर उसके लिए हमने सीटें रिजर्व नहीं की, तो हो सकता है
कि जो फॉरवर्ड क्लासेस हैं, जो वहाँ के संपन्न लोग हैं, वो उनको चुनाव न लड़ने दें, उनके अधिकार से वंचित कर दें। तो उसलिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र आपके बनाए गए। हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने का और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार देता है। हर नागरिक वोट दे सकता है और हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, वो जनप्रतिनिधि बनने का अधिकार रखता है, यानी कि चुनाव लड़ने का अधिकार भी रखता है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि संभव है, जो मैं आपको बता रहा था कि संभव है कि खुले चुनावी चुनावी मुकाबले में जो कमजोर समूह हैं, कि लोग लोकसभा और विधानसभा में पहुंच ना पाए, जो कमजोर समूह, जिसमें हम SC ST समुदाय की हम बात कर रहे हैं, और चुनाव लड़ने जीतने के लायक उनके पास जरूरी संसाधन ना हो, शिक्षा ना हो, संपर्क ना हो। भाई चुनाव लड़ने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्स मतलब पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, मतलब बहुत सारी चीजें चाहिए होती, पैसा है तो सब कुछ है। फिर एजुकेशन चाहिए, लोगों तक जुड़ने के उनके पास में तरीके ना हो, प्रचार प्रसार करने के संचार के तरीके ना हो। तो संसाधनों वाले प्रभावशाली लोग ही चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। जो संसाधन संपन्न जो लोग हैं, पैसे वाले जो लोग हैं, वो पिछड़े समाज को चुनाव लड़ने से भी रोक सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, ये संविधान निर्माता जानते थे। अगर ऐसा होता तो संसद और विधानसभाओं में हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज पहुंच ही ना पाती। भाई संसद में मतलब क्या है? संसद का मतलब है देश की सबसे बड़ी पंचायत। तो दोस्तों हम बात यहाँ पे कर रहे थे कि प्रभावशाली लोग चुनाव जीतने को भी रोक सकते हैं। अगर ऐसा होता तो सांसद और विधानसभा में हमारी आबादी की बड़े हिस्से की आवाज नहीं पहुंच पाती, और लोकतांत्रिक प्रतिनिधि का चरित्र कमजोर होगा और यह व्यवस्था कम लोकतांत्रिक होगी। भाई अगर वहां पर सभी वर्ग, देखिए सिंपल सी बात है, लोकतंत्र का मतलब क्या है? प्रत्येक वर्ग, पंचायत की, जब मैं कह रहा हूँ देश की सबसे बड़ी पंचायत क्या संसद है, तो वो पंचायत में हर वर्ग का प्रतिनिधि होना चाहिए। वहां पर हर वर्ग का, चाहे वो किसी जाति से हो, किसी जनजाति से हो, किसी धर्म से हो, अमीर हो, गरीब हो, हर समुदाय का व्यक्ति वहां पर अगर अवेलेबल होगा, तभी सही मायने में क्या होगा, एक लोकतंत्र होगा। और हमारे संविधान निर्माता इस बात को जानते थे, समझते थे, इसीलिए ही संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की बात की। और हम देखते हैं जो उसकी तस्वीर आपको कहाँ दिखती है, पूना पैक्ट में, जो आपका अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में हुआ था। विशेष व्यवस्था सोची, इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित है और कुछ क्षेत्र अनुसूचित जनजाति लोगों के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट केवल अनुसूचित जाति का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। अगर कोई अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है, तो वहां से अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। कई लोग खड़े हो जाएंगे अलग अलग पार्टी के, लेकिन होंगे सब आपके SC समुदाय से ही। और जो अनुसूचित जनजाति का होगा, ST समुदाय का होगा, तो वहां पर खड़ा व्यक्ति भी कौन होगा? वो उसी से ही होगा, चाहे वो 3 पार्टी 4 पार्टी के लोग खड़े हो, लेकिन चारों ही अनुसूचित जनजाति के होंगे, अन्य किसी और के नहीं होंगे दोस्तों। इसी तरह सिर्फ अनुसूचित जनजाति, बिल्कुल सही मैं आपको बोला। तो अभी लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए हैं और 47 सीटें जो है आपका अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। यानी कि 84 जो है वो आपका SC समुदाय के लिए है और 47 जो है आपका अनुसूचित जनजाति के लिए है। 26 जनवरी 2019 की स्थिति ये थी। ये सीटें पूरी आबादी के इन समूह के हिस्से के अनुपात के रूप में है। यानी कि जो हम देखें पूरे भारत में जो आपका SC ST की जो आबादी है, उसी आबादी के अनुपात में वो सीटें वहां पर आरक्षित की गई है। इस प्रकार अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह के उचित हिस्से में नहीं लेंगी। यानी कि जो अन्य, ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि जितनी जनसंख्या उसके आप सीट निश्चित कर दी गई। इससे क्या होगा कि जो अन्य समुदाय की सीटें हैं उसमें इनका कोई हिस्सा नहीं होगा, ये कुछ भी हिस्सा नहीं लेती है। कमजोर समूह के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई। भाई हम देखें आपको 1/3 आपका SC समुदाय के लिए रिजर्वेशन होता है। यहाँ तक कि हम देखें महिलाओं के लिए भी होता है 1/3। कई राज्यों में तो ये वो पंचायतों में 50% तक, जैसे बिहार है, गुजरात है, वहां पर किया गया है। हाँ ये बात अलग है कि अब महिलाओं के लिए भी आपका आरक्षण बिल आ चुका है, तो जो 2029 से क्या होगा, 2029 से लागू होगा। लोकसभा यानी कि सेंट्रल जो चुनाव होते हैं, आम चुनाव। और एक बात और है, जो लोकल गवर्नमेंट हमारी होती है, लोकल गवर्नमेंट में OBC के लिए भी आरक्षण की छूट है, लेकिन ये राज्य पर छोड़ा गया कि आप चाहें तो दें चाहे ना दें। लेकिन SC ST के लिए 1/3 सीटें जो है रिजर्व करने का प्रावधान वहां पर किया गया है। अब देखिए ये बड़ा प्यारा मानचित्र है, इस मानचित्र का अब देखिए बड़ा सुंदर मानचित्र इसमें दिखा रखा है कि हमारा जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, इसमें 543 सीटें दोस्तों हैं। जो आपको ये
व्हाइट कलर का दिख रहा है सामान्य वर्ग के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए आपको रेड कलर का है, जनजाति के लिए ग्रीन कलर का है। जनजाति आदिवासी समाज यानी कि जंगलों में जो आपका निवास करते हैं तो उनके लिए ग्रीन कलर और रेड कलर, ये आपका पूरा पूरा है। और ये पूरी लिस्ट दे रखी है कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र आंध्र प्रदेश में 25 हैं, अरुणाचल में 2 हैं, असम में 14 हैं, बिहार में 40 हैं। सबसे ज्यादा होंगे आपके उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में देखिए आपके 80 हैं। केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए अंडमान निकोबार का 1 है, चंडीगढ़ का 1 है, इसी तरह सब यूटी के भी आपकी सीटें कितने कितने सीटें निर्वाचन क्षेत्र वो भी दिया हुआ है। अब देखिए मतदाता सूची बात ये तो होगी निर्वाचन क्षेत्र की होगी। अब बात उठती है कि मतदाता सूची कैसे बनती है, कौन कौन मतदाता होते हैं। आप जानते हैं एक एज है आपकी 18 वर्ष की एक एज होती है इसमें। अब होता क्या है, इसके लिए मतदाता सूची तैयार करता है आपका निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग क्या करता है कि समय समय पर क्या करेगा, वो आपका सूची को अपडेट करता है, क्योंकि हर साल 18 वर्ष के युवा हो जाते हैं तो उनका नाम दर्ज होना चाहिए। कई बार ये होता है कि चुनाव से पहले, जैसे मान लीजिए चुनाव आपका 2025 में होना है, जैसे हम दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली का चुनाव होना है 2025 में होना है, 26 में जब भी होना है, तो उससे पहले 6 महीने पहले ऐसे निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी कर देगा कि भाई जिनको भी वोट डालना है वो अपनी आगे क्या करे, अपनी वोटिंग लिस्ट में नाम डलवा ले। तो वो प्रक्रिया पूरी निभाई जाती है कि कौन वोट दे सकता है कौन नहीं। इस फैसले अंतिम किसी भरोसे नहीं छोड़ा गया। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वाली सूची चुनाव में काफी पहले तैयार कर ली जाती है, हर किसी को दे दी जाती है। यह सूची आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं और आम बोलचाल में से वोटिंग लिस्ट का नाम भी कहा जाता है। मतदाता सूची, वोटिंग लिस्ट, आम बोलचाल में इसको वोटिंग लिस्ट बोलते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलने से है, कि हर किसी को समान अवसर, समान अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, उससे संदर्भ है। पहले हमने सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार में हमने पढ़ चुके हैं कि सभी को भारत में क्या दिया गया है, 18 वर्ष के होते ही किसी भी तरह के भेदभाव के बगैर सबको क्या है, वोट देने का अधिकार मिला हुआ है। समान मूल्य होना चाहिए। जब तक ठोस कारण ना हो किसी को मताधिकार से वंचित नहीं कर सकता। कोई ठोस कारण ना हो, जैसे पागल है, दिवालिया है, उससे कुछ कंडीशंस होती हैं जब आपको मतदान से वंचित किया जाता है। कोई और रीजन हो सकता है, जब ठोस कारण होने के बाद ही मतदान से वंचित कर सकते हैं। अलग अलग नागरिक अनेक मामलों में दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, कोई कम है, एकदम अशिक्षित है, कोई बहुत दयालु है, कोई नहीं है। हर कोई इंसान तो है। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि भाई सबको देखिए इंसान सब है, तो ये बात सही है, अमीर गरीब है तो ह्यूमन ही। और अपनी जरूरतों और विचारों के अनुरूप समाज में योगदान करता है भाई हर व्यक्ति का। जो गांधी जी बोलते थे, अंग्रेजों के समय में 3 आधार पर केवल वोट देने का अधिकार था, संपत्ति के आधार पर, टैक्स के आधार पर, शिक्षा के आधार पर। तो गांधी जी कहते थे कि भाई एक जो मजदूर है, जो किसान है, वो भी तो पसीना बहा रहा है, वो भी तो क्या कर रहा है, खून बहा रहा है, अपना खून पसीना सब एक कर रहा है। और हर एक का योगदान है, रिक्शा वाला है उसका भी योगदान है। भाई देश एक गाड़ी की तरह है, एक गाड़ी के एक पुर्जा भी अगर डिस्टर्ब होगा तो गाड़ी पूरी पूरी बैठ जाएगी। भाई किसान अगर खेतों में अपना पसीना नहीं बहाएगा तो हमको भोजन कैसे मिलेगा? क्या उसका योगदान नहीं होना चाहिए? उसको अपने अकॉर्डिंग अपनी आवाज को पहुंचाने का अधिकार नहीं होना चाहिए? उसको शासन प्रशासन से जुड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देश में हर वर्ग का, किसान है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर्स हैं, आपके हर कोई, पॉलिटिशियन है, प्लेयर्स, खेल खिलाड़ी हैं, एथलीट्स, सबका योगदान होना चाहिए, सबको उसमें मिलना चाहिए। इसलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णयों में सभी की भागीदारी होनी चाहिए। ऐसे निर्णय जो सभी को प्रभावित करेंगे तो सभी की भागीदारी होनी चाहिए। हमारे देश में 18 वर्ष की मैं बता, जाति इसमें कोई मतलब नहीं है, सब चीजों का बात। और देखिए यहाँ पे दिया गया पूरी मतदाता सूची के बारे में कि उन्हें मत देने का अधिकार है। अपराधी, दिमागी या संतुलन वाले लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, जो मैंने आपको बताया था। लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थिति में होता है। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। और चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र में तब तक आ सकते हैं, इसलिए हर चुनाव में पूर्व मतदाता सूची को सुधारा जाता है, यानी कि उसको बेटर किया जाता है, क्योंकि हर साल आ रहे हैं। उस इलाके के बाहर चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई कुछ लोग इलाके से बाहर चले गए, उस एरिया में रह रहे हैं, किसी की डेथ हो गई, तो उसमें क्या होता है कि जो वोटर लिस्ट में नाम होते हैं उनको हटा दिया जाता है, उनको डिलीट कर दिया जाता है। हर 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीनीकरण कर दिया जाता है। 5 साल बाद पूरी आपकी एक नई लिस्ट आपकी तैयार हो जाती है। ऐसा मतदाता सूची को एकदम ताजा रखने के लिए किया जाता है। पिछले कुछ चुनाव वर्षों में चुनावों में फोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू हुई, पहले नहीं होती थी, अब फोटो पहचान पत्र लागू हुआ है।
सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को यह कार्ड देने की कोशिश की है। वोट देते समय जब मतदाता को यह पहचान पत्र साथ रखना पड़ता है। कोई दूसरे का वोट ना डाल सके। पहले गड़बड़ी होती थी, भाई फेस नहीं लगा हुआ है, चेहरा नहीं, फोटो नहीं लगी हुई है, तो किसी का कोई वोट डाल दे, तो ये इश्यू होता था। पर मतदान के लिए कार्ड अभी तक अनिवार्य नहीं हुआ है। वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकते हैं, यानी कि उनके आधार पर भी हो सकता है। अब दोस्तों इसके बाद है उम्मीदवारों का नामांकन है। आगे और भी चुनाव प्रणाली है, काफी लंबी प्रणाली है, क्योंकि काफी लंबा चैप्टर है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। और दोस्तों थोड़ा सा आपको एकेडमी के बारे में इंफॉर्मेशन, एक शानदार ऑफर एकेडमी दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आई है। और वो है बेटा आपका 24,999 में, यानी कि मात्र 24,999 में आपको पूरा जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन है वो पूरी मिलेगी, जिसमें आपका प्री मेंस का जनरल स्टडीज, सीसेट और टेस्ट सीरीज, ये सब उसके अंदर क्या होगा, आपको अवेलेबल होगा। यानी कि आप जनरल स्टडीज की क्लासें भी कर सकते हैं, सीसेट की क्लासें भी कर सकते हैं, और साथ ही आपका टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं। मात्र 24,999 में आपको अवेलेबल है। साथ ही दोस्तों हम देखें तो और इसमें ये होगा कि आप अनलिमिटेड बैच को एक्सेस कर सकते हैं, अनलिमिटेड तरीके से आप क्लासेस कर सकते हैं, उसको आपको पूरी छूट है। 2025 का दोस्तों एक नया बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश बैच है वो स्टार्ट आपका हो रहा है। साथ ही आपका 2025-27 के लिए कुछ नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। हिंदी मीडियम के लिए एक बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, जो मैंने ही पॉलिटी से स्टार्ट किया है। आप जुड़ सकते हैं, आप कर सकते हैं, जिसमें पूरा क्लास आपको कराया जाएगा। और दोस्तों ये हमारे ऑप्शंस हैं। कोई भी कोर्स आपको दोस्तों परचेज करना है तो आपको इस कोड को यूज करना है, और इस कोड को यूज करने के बाद आप मुझसे जुड़ सकते हैं, निपुण A10। ये दोस्तों मेरा कोड है, इससे आप जुड़िए और जुड़कर आप कोर्सेज कर सकते हैं, क्लासेस कर सकते हैं, और एक शानदार ऑफर का आप लाभ उठा सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इससे आगे की इसी चैप्टर पर। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।